की दोस्त भी, तो वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। फिर इधर उधर की बातें करने के बाद वो लोग वहां से अपने अपने रास्ते पर चले गए। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर सभी लोग काव्या को घेर कर खड़े हैं। ये देखकर राज थोड़ा हैरान था। उसने पता किया तो पता चला कि 2 दिन बाद काव्या का बर्थडे आने वाला था और सभी फ्रेंड्स उससे पार्टी देने के लिए कह रहे थे, लेकिन नाइट क्लब की पार्टी को अफोर्ड करना काव्या के बस में नहीं था, इसलिए वो बहाना बना रही थी। तभी राज बोल उठा, काव्या की बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से होगी और उसमें पूरी क्लास इनवाइटेड है। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन काव्या, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुमने पार्टी एक्सेप्ट नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम अभी तक मुझे पहले वाला राज ही समझती हो और तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। ये सुनकर काव्या चुप हो गई और उसने पार्टी के लिए अपनी सहमति दे दी। और ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला उठे, सभी एक साथ, हुर्रे! 2 दिन बाद काव्या एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर रेडी हो रही थी। वो ड्रेस आज ही राज ने उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में गिफ्ट की थी, जिसके लिए उसने मना तो बहुत किया था, लेकिन राज ने आखिरकार उसे न केवल वो ड्रेस लेने के लिए कन्विंस कर लिया था, बल्कि शाम को पार्टी में उसे पहनने के लिए भी मना लिया था। उसी ड्रेस के साथ ही मैचिंग एक्सेसरीज भी रखी हुई थी, जिन्हें पहनकर काव्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे सामने कोई प्रिंसेस खड़ी हुई हो। आज वो बहुत खुश थी, जिसे देखकर दादी भी खुश हो रही थी, लेकिन साथ ही उनके मन में कुछ चल रहा था। दादी खुद से बोलते हुए, आज तो काव्या का जन्मदिन है। आज वो पूरे 18 साल की हो जाएगी और उसे उसके माता पिता की सारी शक्तियां मिल जाएंगी और फिर उसकी जिंदगी में भी खतरे शुरू हो जाएंगे। ये सोचकर दादी की आंखों से आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही सफाई से साफ कर दिया, जिससे कि काव्या उन्हें देखकर दुखी न हो जाए। फिर राज ही तय वक्त पर उसे लेने उसके घर पहुंच गया था। काव्या अपनी दादी को बताकर पार्टी में चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए राज बोला, तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्रिटी लग रही हो। थैंक यू सो मच। उधर पार्टी में जब काव्या राज के साथ पार्टी में पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए डीजे के द्वारा बजाए हुए सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे। डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स डांस फ्लोर पर गिर रही थी। सभी ने काव्या को देखकर उसे बर्थडे विश किया। फिर थोड़ी देर बाद केक आ गया। केक राज ने ही ऑर्डर किया था, जो कि बहुत बड़ा केक था, जिस पर काव्या की मूर्ति जैसी बनी हुई थी। सभी केक की तारीफ कर रहे थे। काव्या ने केक कट किया और फिर राज ने उसे केक खिलाया। फिर केक खाने के बाद सभी वापस डांस फ्लोर पर चले गए और डांस करने लगे। डीजे ने पार्टी सॉन्ग्स बजा दिए, जिन पर सभी डांस कर रहे थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और तभी जैसे कुछ होने लगा। काव्या का रंग बदलने लगा था, लेकिन डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। पहले तो खुद काव्या को भी पता नहीं चला, लेकिन उसे नाग गुरु की आवाज सुनाई दी, काव्या तुरंत इस जगह से बाहर निकलो। नाग गुरु की इस आवाज से काव्या का ध्यान खुद पर गया तो अपने बदलते रंग को देखकर वो सब कुछ समझ गई और किसी को कुछ भी कहे बिना क्लब से बाहर निकल गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया और फिर वो चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। वो रास्ते में जा ही रही थी कि कुछ गुंडे जैसे लोगों ने उसे अकेले जाते हुए देखा तो वो लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। काव्या का रंग जैसे जैसे बदलता जा रहा था, उसमें शक्तियां आने लगी थी। गुंडों को केवल सुंदर कपड़ों में जा रही लड़की नजर आ रही थी, लेकिन उसका बदलता हुआ रंग वो लोग नहीं देख पा रहे थे। अगर देख लेते तो शायद उसके पीछे जाते ही नहीं। काव्या को अपनी शक्तियों की वजह से पीछे आ रहे लोगों का आभास हो गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द उनकी निगाहों से ओझल हो जाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और जल्द ही वो उन लोगों से दूर निकल गई। वो लोग उसे ढूंढते ही रह गए
कुछ दूर जाने के बाद काव्या का रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था और वो नागिन में बदलती जा रही थी। तभी वहां पर उसे एक विशाल नाग नजर आया। उसे देखकर काव्या डर गई और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से काली नागिन में तब्दील हो गई। काव्या के नागिन में बदल जाने पर वो विशाल नाग काव्या के सामने आकर बैठ गया और उसे शांत करते हुए बोला, काव्या, तुम्हें हमसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नागराज हैं, नागों के राजा। काव्या को नाग गुरु ने नागराज के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आपको मेरा प्रणाम राजन। सदा खुश रहो और नाग जाति का कल्याण करो। आज तुम पूरे 18 वर्ष की हो गई हो, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारी सभी शक्तियाँ देने आए हैं, जिससे कि तुम अपने और अपने नाग कुल के दुश्मनों का संहार कर सको। ऐसा कहकर नागराज ने अपनी आँखों से कुछ अलग अलग रंगों की तरंगें काव्या के शरीर के अलग अलग अंगों पर डाली। उस जगह बहुत सारा प्रकाश फैल गया था, जैसे बहुत सारे सूरज एकदम से चमक उठे हों। कुछ समय बाद काव्या के शरीर में हो रही बेचैनी खत्म हो गई और वो खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रही। उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। नागराज ने काव्या को उसके माता पिता की सारी शक्तियाँ दे दी थी और फिर काव्या अपने मानव रूप में वापस आ गई। फिर उसने नागराज को प्रणाम किया और वो वहाँ से चले गए। काव्या भी वापस क्लब जाने के लिए निकल गई। वो आदमी जिसने मोरनी को अपनी साधना से प्रकट किया था, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। उसे उसकी शक्तियों ने बता दिया था कि काव्या को उसकी सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। आखिरकार उस नागिन की बेटी को उसकी शक्तियाँ मिल ही गई। आज वो नागिन में बदल गई और अब इस दुनिया से पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। ही 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 ही। हा 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 हा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो मोरनी को उसे खत्म करने के लिए भेजा था। मोरनी, मोरनी। वो गुस्से में चिल्लाया और अपने स्थान पर बैठकर उस काले पात्र में से पानी की कुछ बूंदें हवन कुंड में डाली, जिस वजह से धुआं हो गया और मोरनी वहाँ प्रकट हो गई। गुरुदेव, आपने मुझे याद किया? वो आदमी गुस्से में, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो वक्त पर क्यों नहीं हुआ? मुझे मौका नहीं मिला गुरुदेव, लेकिन मैं जल्द ही काम पूरा कर दूंगी। लेकिन अब उसके माता पिता की सारी शक्तियाँ उसे मिल चुकी हैं और वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं जल्द ही उसे रास्ते से हटाकर आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन मुझे नाकामयाबी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नाकामयाबी। जी गुरुदेव। ये कहकर मोरनी वहाँ से गायब हो गई। रास्ते में वो गुंडे काव्या को ढूंढते हुए थक जाने की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक गुंडा, यार हद हो गई, लड़की थी हवा का झोंका, जाने कहाँ गायब हो गई। हाँ भाई, आसमान निकल गया या जमीन खा गई। तभी एक गुंडा एक तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाई लोगों, वो देखो, वो आ रही, उधर से आ रही है। ऐसे चल रही है जैसे कि उसे किसी चीज का कोई डर ही नहीं है, न रात का न दिन का, न हम जैसे शरीफों का। आने दो भैया। उसके ये कहते बाकी सब गुंडे हंसने लगे। तभी उनमें से एक गुंडा डरते हुए बोला, भाई ये इतनी रात में बाहर घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चुड़ैल हो और शिकार की तलाश में बाहर निकली हो। हम इसे अपना शिकार बनाने की सोच रहे हैं और पता चले कि ये हमें अपना शिकार बना ले। बाकी गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और साथ ही काव्या की तरफ बढ़ने लगे। काव्या अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान नहीं थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो उनका सामना कैसे करेगी। इसीलिए वो बस क्लब की तरफ बढ़ती रही। लेकिन जब वो और आगे बढ़ी तो गुंडे पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े हो गए और उसे छेड़ने लगे। ओ चमक चलो, इतनी रात में कहाँ जा रही हो?
जरा हमारे साथ भी थोड़ा सा वक्त बिता लो। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काव्या अभी गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी, लेकिन वो लोग उसे छेड़ते रहे। उधर जब सब लोग घर जाने के लिए निकलने लगे तो काव्या को गायब देखकर राज उसे ढूंढने लगा। राज ने बाकी सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उसका कुछ भी पता नहीं था। तभी नेहा ने कहा कि उसने काव्या को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर राज भी जंगल की तरफ चल दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने कुछ गुंडों को काव्या को घेरे हुए देखा। उधर काव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही राज उसे घिरा हुआ देखकर बीच में आ गया और गुंडों को ललकारने लगा। अरे लड़की को क्या घेरते हो? हिम्मत है तो किसी मर्द से टक्कर लेकर दिखाओ। गुंडों का सरदार, तू कौन है बे? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से निकल ले बेटा। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। जब तक शराफत से कह रहा हूँ मान जाओ और लड़की को छोड़कर दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर गुंडे गुस्सा हो गए और राज पर हमला कर दिया। भले ही राज कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी वो रोज एक्सरसाइज भी करता था। उसने थोड़ी ही देर में उन गुंडों को मारकर भगा दिया। ये देखकर काव्या काफी इम्प्रेस्ड भी हुई थी और उसकी नजर में राज का कद कुछ ऊंचा हो गया था। राज ने उन्हें भगा देने के बाद काव्या की ओर देखा। तुम ठीक हो ना काव्या? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स अ लॉट। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें नेहा ने जंगल में जाते हुए देखा था तो मैं भी आ गया। लेकिन तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? काव्या अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और काव्या ने राहत की सांस ली कि उसे राज को कुछ भी नहीं बताना पड़ा। काव्या अपने मन में थैंक गॉड की बारिश आ गई, नहीं तो मैं। अभी काव्या उस बारे में सोच ही रही थी कि राज बोल उठा, अरे यहाँ से चलना भी है या बारिश में भीगकर अपनी तबीयत खराब करनी है? तभी काव्या को जोर से छींक आ गई, जिसे देखकर राज बोल पड़ा, लो अभी हो गई ना तबीयत खराब, अब तो थोड़ा जल्दी करो मैडम। फिर दोनों जल्दी जल्दी चलकर राज की कार तक आ गए, लेकिन फिर भी दोनों काफी भीग गए थे। राज उसे छोड़ने के लिए निकल गया, लेकिन काव्या बार बार छींक रही थी तो वो उससे बोला, तुम्हें सर्दी हो गई है और जब तक हम तुम्हारे घर पहुँचेंगे तब तक सर्दी तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले मेरे घर चलते हैं। तो पहले मेरे घर चलो, वहाँ से कपड़े सुखाकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं मैं ठीक। तभी उसे जोर से छींक आ गई। ये देखकर राज ने कार अपने बंगले की तरफ मोड़ दी। बंगले पर आकर राज ने काव्या को दूसरे कपड़े दे दिए जो उसकी कजिन के थे, और जब काव्या चेंज करके बाहर आई तो उसने टेबल पर एक फोटो देखी, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। ये फोटो किसी और की नहीं, रवीश की थी। ये तो रवीश की ही फोटो है जिसने मेरे माता पिता को मार दिया था और नागमणि चुरा कर ले गया था। मगर इसका राज से क्या ताल्लुक है? राज इसे कैसे जानता है? मुझे राज से पूछना चाहिए, लेकिन मैं उससे कैसे पूछूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। किसी तरह से तो पता लगाना ही होगा कि आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। वैसे भी ये भगवान भोलेनाथ का ही चमत्कार है कि इतनी जल्दी मुझे अपने माता पिता के कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। अभी काव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी राज अपने हाथ में 2 कॉफी के मग्स लेकर वहां आ गया और उसे इस तरह से विचारों में खोया हुआ देखकर बोला, अरे काव्या तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो मैंने फायरप्लेस पर आग भी जला दी है। तुम यहाँ आकर खुद को थोड़ी गर्मी दो और साथ ही कॉफी पियो जो तुम्हें थोड़ा आराम देगी। काव्या के मन में अचानक आया कि वो राज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी तो शायद रवीश के बारे में सब कुछ पता कर पाएगी। ये सोचकर उसने राज के हाथों से कॉफी ले ली और उसके साथ ड्राइंग रूम में बने फायरप्लेस के सामने लगी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गई और कॉफी सिप करने लगी। उसकी एक सिप के बाद राज ने पूछा, कॉफी कैसी बनी है काव्या? इट्स अमेजिंग राज, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कॉफी बना लेते हो। तुम कैसे कह सकती हो कि ये कॉफी मैंने ही बनाई है? क्योंकि जब से मैं आई हूँ मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आया है, जिसका मतलब है कि हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा कोई भी नहीं है। राज उसकी इस बात पर हंसने लगा और बोला, तुम काफी स्मार्ट हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ हम दोनों के सिवाय कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं क्यों घबराने लगी? काव्या मन ही मन सोच रही थी।
वैसे भी घबराने की जरूरत तो तुम्हें होनी चाहिए। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं एक नागिन हूँ तो तुम्हारी तो पैंट ही गीली हो जाएगी। तभी राज बोल पड़ा, जब से तुम यहाँ आई हो काफी टेंस्ड लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी ठंड सी महसूस हो रही थी। अभी तुम्हारी कॉफी पीकर आराम हुआ है। ओके, अगर तुम कहो तो फायरप्लेस की आग को बढ़ा दो। काव्या उसे रिलैक्स होकर दिखाते हुए, अब मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो, और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? बस हम 3 लोग हैं, मॉम, डैड और मैं। बाकी मेरी बुआ और उनकी बेटी भी कभी कभी हमारे यहाँ आती रहती हैं। तो अभी वो लोग कहाँ हैं? मॉम डैड तो शहर में रहते हैं और मैं अपने कॉलेज की वजह से ही यहाँ पर। अच्छा, तो रूम में जो फोटो लगी है वो तुम्हारे डैड हैं? हाँ, वही है मेरे डैड। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? एक बार को तो काव्या फिर से शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर खुद को इजी करते हुए बोली, अरे जस्ट ऐसे ही। फिर काव्या बात बदलते हुए, अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, कहकर वो वहाँ से निकल गई। जाते हुए वो रवीश के बारे में ही सोच रही थी। फिर थोड़ी दूर जाकर उसने अपना नागिन रूप बनाया और काली पहाड़ी पर बने शिव मंदिर की तरफ चल दी। मंदिर में पहुंचकर वो नाग गुरु को पुकारने लगी, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरी पुकार सुनिए गुरुदेव। क्या बात है काव्या, तुम इतनी रात को यहाँ पर? प्रणाम गुरुदेव। शिव शंकर सदा तुम्हारा कल्याण करें। आज मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव। हम जानते हैं काव्या कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। मुझे अपने दुश्मन का पता चल गया है और अब मैं उसे खत्म कर देना चाहती हूँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा। मगर क्यों गुरुदेव? क्योंकि ये नागवंश का नियम है कि वो किसी पर भी पहले वार नहीं करते, भले ही वो दुश्मन ही क्यों ना हो। जी गुरुदेव, प्रणाम, कहकर काव्या वहाँ से अपने घर के लिए निकल गई। घर पहुँचने पर उसने देखा कि दादी उसका इंतजार कर रही हैं। उसके घर पहुँचते ही दादी गुस्सा होते हुए बोली, काव्या, तुमने वक्त देखा है? तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर खतरा है, और फिर भी तुम इतनी रात को वापस आ रही हो। काव्या दादी की इस बात पर उनके गले में हाथ डालकर उन्हें मनाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी दादी, आप तो यूं ही नाराज हो रही हैं। आज नागराज की कृपा से मुझे माँ बाबा की सारी शक्तियाँ मिल गई हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है ना? इस पर दादी चौंक कर बोली, ये तू क्या कह रही है काव्या? हाँ दादी, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, फिर भी तू अपना ध्यान रखना और चल अब खाना खा ले। जी दादी। ये कहकर दादी उसके लिए खाना निकालने लगी और फिर काव्या खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो दोनों सोने चली गई। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन काव्या को नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने बक्से में से अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम ले आई और इमोशनल होते हुए उनकी फ़ोटो से बात करने लगी। मम्मी पापा, आज मैं कितनी परेशान हूँ ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे पता है कि आप दोनों का कातिल कौन है, और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं उससे आपके खून का बदला नहीं ले सकती। मैं उसे जान से नहीं मार सकती। बताइए मैं क्या करूँ? यही सब सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसे सोते हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि किसी की शादी हो रही थी, और फिर उसने वहाँ एक आदमी को देखा जिसकी शक्ल रवीश से मिलती थी। इधर फेरे हो रहे थे और उधर उस आदमी को एक सांप ने काट लिया और वो आदमी वहीं मर गया। अचानक ही काव्या की नींद टूट गई और उसने घड़ी में देखा कि सुबह के 4 बज चुके थे। वो अभी भी अपने सपने के बारे में सोच रही थी कि आखिर आज उसे ऐसा सपना कैसे आया और उसे ये याद कैसे है, क्योंकि उसे तो सपने कभी याद ही नहीं रहते थे। इस सपने के बाद काव्या सपने के राज को जानने के लिए नाग गुरु के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलकर नागिन रूप ले लेती है और रेंगते हुए मंदिर तक पहुंचती है। उसके बाद वो मानव नागिन रूप में अंदर चलते हुए जाती है। आओ काव्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, पहले तुम बोलो।
गुरुजी, मैंने आज सुबह सुबह ही एक अजीब सा सपना देखा। क्या इसका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना है? हाँ, तुम्हें तुम्हारी माँ की ही सारी शक्तियाँ हैं, इसीलिए तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो रहा है। जी गुरुजी, वैसे आप मुझे क्या बताना चाहते थे? इतने में गुरुजी अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक रोशनी सी उनके हाथ में आ जाती है। मैं तुम्हें ये शक्तियाँ देना चाहता हूँ, ये तुम्हें तुम्हारे मकसद को पूरा करने में मदद करेंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर तुमसे किसी बेगुनाह का खून हुआ तो ये सभी शक्तियाँ चली जाएंगी। और हाँ, रवीश से बदला लेने के लिए अभी ये सही वक्त नहीं है, तो अभी तुम अपनी पहचान उसके सामने मत लाना। जी गुरुजी। काव्या उन शक्तियों को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाती है। गुरुजी, मैं अपना बदला लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उस रवीश को मार कर ही सांस लूंगी। इतना कहकर काव्या फिर अपने नागिन रूप में आकर रेंगते हुए रवीश के घर पहुंच गई, जहां रवीश हॉल में बैठकर अपनी चाय आने का वेट कर रहा होता है। तभी काव्या नागिन रूप लेकर किचन में चली जाती है और नौकरों की नजरों से बचकर रवीश की चाय में अपना जहर डाल देती है। रामू, मेरी चाय कहाँ है? रवीश की आवाज सुनकर उसका नौकर चाय लेकर पहुंचता है। जैसे ही वो रवीश के पास जाता है, उसके हाथ से चाय गिर जाती है। ये देखकर काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। अरे कोई बात नहीं, आप दूसरी चाय बना लो। थोड़ी देर में वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और नीचे गिरी चाय को चाटने लगती है और देखते देखते वो मर जाती है। रवीश ये देखकर बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद रवीश नहाने को जाता है। इस बार तो तू बच गया, अब नहीं बचेगा। काव्या अपने नागिन रूप में रहकर बाथ टब के पास में रखे वायर को पानी में गिरा देती है, जिससे पूरे पानी में करंट आ जाता है। अब बस रवीश को पानी में आने की देर थी। तभी काव्या वहां से चली जाती है। रवीश टब में जाने ही वाला होता है कि बाहर से उसका नौकर आवाज देकर बुलाता है। सर जी, आपका फोन आया है। आया? अच्छा रामू, तुम जरा देखना पानी गर्म हुआ या नहीं, मैं बात कर लूं। इतना कहकर रवीश फोन लेकर बाथरूम से बाहर निकल गया और उसका नौकर अंदर चला गया और थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज आई। आ! रवीश भागते हुए बाथरूम में गया। साहब, वो देखो, टब में बिजली की तार गिरी हुई है। अगर आप वहां नहाने जाते तो भगवान जाने क्या होता। रवीश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है। परेशान होकर वो अपने रूम में चला जाता है, जहां पहले से ही काव्या नागिन रूप में होती है। जैसे ही रवीश अपने बेड पर बैठता है, काव्या उसके पीछे से आकर उसको डसने जा रही थी और जैसे ही काव्या ने डसने के लिए फन निकाला और आगे बढ़ी, काव्या को एक झटका सा लगा और इस बात से बेखबर रवीश कुछ सोचता हुआ रूम से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद काव्या अपने मानव नागिन रूप में आ जाती है। ये क्या हुआ? मैं रवीश को मार क्यों नहीं पाई? मुझे जल्द से जल्द नाग गुरु से मिलना होगा। इतना कहकर काव्या फिर नागिन रूप में आकर रेंगते हुए नाग गुरु के पास पहुंची। गुरुजी, मैं रवीश को मारने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन जब मैं उसे डसने लगी तो मुझे कोई झटका सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे रवीश को मारने से रोक दिया हो। मेरे मना करने के बाद भी तुम रवीश को मारने गई? ये तो होना ही था, क्योंकि रवीश के ऊपर एक सुरक्षा कवच है जो उसे एक तांत्रिक ने दिया था। जब तक वो उसके पास रहेगा, कोई भी नाग उसके करीब नहीं जा सकता। गुरुजी, तो मैं उससे नागमणि का रहस्य कैसे जानूंगी और मेरा बदला कैसे पूरा होगा? रवीश के गले में तांत्रिक का दिया हुआ एक लॉकेट है। वो लॉकेट सिर्फ रवीश अपनी मर्जी से निकाल सकता है। तुम रवीश को सिर्फ तब मार पाओगी जब उसके गले में या उसके पास वो लॉकेट ना हो। ऐसा कब होगा? आप ही कुछ बताइए। तुम उसके बेटे राज से शादी कर लो, जिसके सहारे तुम रवीश के घर में जाकर रह पाओगी। और जब रवीश उस लॉकेट को उतारे, उस वक्त तुम उससे नागमणि के बारे में पूछना और अपना बदला भी ले लेना।
जैसी आज्ञा गुरुजी, मैं अपने माता पिता के खूनी से बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगी। नाग गुरु के कहे अनुसार काव्या राज से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। काव्या वहाँ से सीधा अपने घर जाती है। इतना लेट आने पर काव्या की दादी बहुत गुस्सा करने लगती हैं। तभी काव्या दादी को सच बताने का सोच लेती है और अपने नागिन रूप में आकर दादी को सब सच बता देती है। काव्या, तुम भी अपने माता पिता की तरह हो। जी दादी, और मुझे अब मेरे माता पिता